हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पढ़ रहे थे कि ऐसे ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे जो कि एंगल से रिलेटेड थे। तो उसमें हम लोग ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया था। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बाद बेटा जो अगला ट्रायंगल आता है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आता है। उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि 15 अक्टूबर या 15 अक्टूबर के बाद से हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, जैसे ही सरकार का दिशा निर्देश आ जाएगा। उसके अलावा जो भी हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अभी अभी नया एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल के नए बैच शुरू हुए हैं। अगर आप उसमें एडमिशन लेना भी चाहते हैं तो आप उसमें भी ले सकते हैं, कोई घाटा नहीं है। जब आप ऑफलाइन क्लास करने आएंगे तो वो फीस उसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आज हम लोग सबसे पहले आज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज। कल हम लोग ने न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बोले तो अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मैं फिगर आपके सामने बना दे रहा हूं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फिगर कैसा होता है। बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फिगर कुछ ऐसा होगा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, ये मान लीजिए हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इसमें वन एंगल, एक एंगल ऐसा होता है, एक एंगल का मान ऐसा होता है जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, बस एक एंगल, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर एक कोण ऐसा पाया जाता है जिसका मान 90 डिग्री से तो बेटा बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अब एक अगली भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको थोड़े से सेंटर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आखिर जो चार सेंटर होते हैं, चार सेंटर कौन कौन से होते हैं? इन सेंटर एक होता है बेटा, इन सेंटर है ना, एक होता है सेंट्रॉइड ना, एक होता है इन सेंटर और एक होता है सेंट्रॉइड। अभी पहले दो सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा ये जो इसमें इन सेंटर और सेंट्रॉइड होता है, ये जो इसमें इन सेंटर मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो इन सेंटर और सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर पाया जाता है। अगर पूछा भी जाता है एग्जाम में, आपसे एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर और सेंट्रॉइड की पोजीशन क्या होती है, तो इनसाइड द ट्रायंगल कहाँ होती है? त्रिभुज के अंदर पाया जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो इन सेंटर या सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ पाया जाता है बेटा? त्रिभुज के अंदर पाया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द ट्रायंगल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगले दो सेंटर की बात करते हैं। अगले दो सेंटर हमारे हैं कौन कौन से? एक है सरकम सेंटर, एक है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र, और एक है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र ना, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर ना। बेटा ये जो दोनों सेंटर होते हैं ये पाए जाते हैं आउटसाइड द ट्रायंगल। कहाँ पाए जाते हैं? आउटसाइड द ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के कहाँ पाए जाते हैं? बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये इन सेंटर और सेंट्रॉइड होता है ये त्रिभुज के अंदर पाया जाता है, और सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपसे एग्जैक्ट पोजीशन पूछ लेता है, किसकी? सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की, ठीक है। कभी कभी आपसे सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की एग्जैक्ट पोजीशन पूछ लेता है। तो बेटा आपको पता है कि जो सरकम सेंटर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कटान बिंदु होता ही नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने इस वाली लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, इस वाली लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, और इस वाली लाइन का भी मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो जहां पे भी तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलेंगे वहीं पे क्या पाया जाएगा? सरकम सेंटर, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सरकम सेंटर के बारे में बोल रहा हूं, नियरेस्ट, ऐसे ही पूछा जाएगा, नियरेस्ट टू द बिगेस्ट साइड, नियरेस्ट टू द बिगेस्ट साइड, ठीक है, नियरेस्ट टू द बिगेस्ट साइड। क्या मैं बोल रहा हूं?
कहने का मतलब ये है कि जैसे बेटा आप देख रहे हो ये हमारा पी क्यू आर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हो पी आर सबसे बड़ी साइड है। अगर पी आर सबसे बड़ी साइड है तो जो सरकम सेंटर होगा ये सरकम सेंटर इसी बड़ी वाली साइड के सबसे पास पाया जाएगा। पाया तो बाहर जाएगा, पाया बाहर जाएगा, इस बात की एकदम गारंटी है। लेकिन अगर पूछा जाए ये किसके ज्यादा पास होगा, तो ये किसके ज्यादा पास होगा, जो त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसके सबसे ज्यादा पास होगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर की पोजीशन क्या होती है। बेटा ऑर्थो सेंटर भी पाया बाहर ही आता है, और आपको पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसका एक एल्टीट्यूड यहाँ खींच लिया, ठीक है, इसका एक एल्टीट्यूड यहाँ खींच लिया, इसका एक एल्टीट्यूड यहाँ खींच लिया, ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर यहाँ कहीं पाया जाएगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जो ऑर्थो सेंटर होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है ओ, ऑर्थो सेंटर होता है वो पाया तो बाहर जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी तो क्या होगी, नियरेस्ट टू द बिगेस्ट एंगल, नियरेस्ट टू द बिगेस्ट एंगल। क्लियर है? ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ये इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि बेटा एग्जाम में छोटे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एकदम बेसिक, और ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर की पोजीशन क्या होती है, तो नियरेस्ट टू द बिगेस्ट साइड होती है, मतलब बड़ी वाली साइड के सबसे पास होता है और सरकम सेंटर, और जो ऑर्थो सेंटर की पोजीशन होती है वो नियरेस्ट टू द बिगेस्ट एंगल होता है, मतलब जो सबसे बड़ा वाला कोण होता है उसके सबसे ज्यादा पास पाया जाता है। क्लियर है सबको? क्या बच्चे बात मेरी समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए इसको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। अब चलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आपको करा दे रहा हूं। क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, किसी त्रिभुज ABD में, किसी त्रिभुज ABD में AB बराबर BC बराबर CD, AB बराबर BC बराबर CD और AD बराबर BD, किसी त्रिभुज ABD में AB बराबर BC बराबर CD और AD बराबर BD, तो एंगल D का मान क्या होगा, कोण D का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको फिगर बना के मैं दे रहा हूं, ठीक है, फिगर बना के दे रहा हूं, क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है। ये जैसे मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है ABD, ये हमारा एक त्रिभुज ABD है और ये मान लीजिए C है, ठीक है, ऐसा फिगर आपको बना के दिया गया था। ठीक है, ये त्रिभुज हमारा ABD है और ये क्या है, C पॉइंट है। तो कह रहा है किसी त्रिभुज ABD में AB बराबर, AB मतलब ये वाली साइड, BC मतलब ये वाली साइड और CD मतलब ये वाली साइड, मतलब AB जो है वो BC और CD के क्या है, बराबर है। ठीक है, आगे कह रहा है AD बराबर BD, AD BD के बराबर है। AD कौन सी साइड है बेटा, AD ये पूरी बड़ी वाली साइड है, ये जो बड़ी वाली साइड है AD, ये बड़ी वाली साइड BD के बराबर है। ठीक है, जहां पे सिंगल सिंगल लाइन खींची वो AB बराबर BC बराबर CD है, और जहां पे डबल लाइन खींची वो AD बराबर क्या है, BD है। ठीक है, आपसे कह रहा है एंगल D का मान क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन ही, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब आप देखिए इसमें इतने सारे एंगल आपको दिख रहे हैं, इसमें किसी को भी कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एंगल D को अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, ये जो कोण D है इसका मान मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। ठीक है, तो एंगल D की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से अल्फा मान ली और यही अल्फा हमें निकालना है। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनना, ये बताओ जो BC है, जो BC है वो CD के बराबर है, मतलब BC लाइन CD के बराबर है, तो BC के सामने अगर अल्फा होगा तो CD के सामने ये भी क्या होगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है भाई, आप देख रहे हो मेरे भाई कि जो BC है वो CD के बराबर है, अगर मैंने इसको अल्फा मान लिया तो अगर ये दोनों भुजा आपस बराबर, तो इसके सामने अगर ये अल्फा है तो इसके सामने बेटा ये भी तो अल्फा होगा ना मेरे भाई। अब समझ बात आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा बताओ, ये सारी बातें मैं पुरानी कर रहा हूँ, ये त्रिभुज BCD देख रहा हूँ, ये त्रिभुज BCD देख रहा हूँ, तो त्रिभुज BCD में एक तरह से देखा जाए ये बाहरी कोण है कि नहीं, बाह्य कोण है, बाह्य कोण का तो काम करेगा ना।
तो आपको मैंने पढ़ाया कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो अल्फा प्लस अल्फा बोले तो 2 अल्फा के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, ये भी मैंने पढ़ाया था, समझ गए ना, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, अगर ए बी बी सी के बराबर है तो बताओ अगर इसके सामने ये 2 अल्फा है, इसके सामने अगर ये 2 अल्फा है तो बताओ इसके सामने ये भी क्या होगा, ये भी तो 2 अल्फा होगा ना, नहीं होगा, बोलो भाई, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है भाई। आप खुद देखो यहाँ पे जो BC है वो AB के बराबर है, तो अगर AB के सामने ये 2 अल्फा है तो BC के सामने AB क्या होगा, 2 अल्फा होगा। आप समझ गए ना, ठीक है। अच्छा अब चलो अगली बात कर लेते हैं। आप बताओ AD जो था वो जो BD था वो AD के बराबर था कि नहीं था, तो बताओ BD के सामने अगर ये पूरा 2 अल्फा है तो AD के सामने ये पूरा भी कितना होगा, ये भी तो 2 अल्फा होगा ना। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा बताओ ये 2 अल्फा ये अल्फा है तो बताओ ये कितना होगा, अल्फा होगा। क्लियर है सबको, नहीं समझे, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो ये भी हमें पता है, ये भी पता और ये भी पता है, तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज ABC में देख रहा हूं, त्रिभुज ABC में देख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 2 अल्फा प्लस अल्फा और प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री ना। तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 5 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो अल्फा इज इक्वल टू 5 तिया 15 और 5 अंक 30, 36 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 डिग्री। मतलब एंगल बी का जो कोण बी का मान आ गया वो कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। क्लियर है, ठीक है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो बेटा ये वाला एंगल मैंने अल्फा मान लिया, तो देखो पहली बात तो ये वाली साइड ये वाली साइड तो बराबर थी, ठीक है, और ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर थी। मैंने ये वाला अपने मन से अल्फा मान लिया, तो इसके सामने अगर ये अल्फा तो इसके सामने ये भी अल्फा होगा, ठीक है। अच्छा बताओ ये अल्फा तो ये 2 अल्फा क्योंकि बाय कोण है, ठीक है। अब बताओ अगर इसके सामने ये 2 अल्फा तो इसके सामने ये भी 2 अल्फा क्योंकि सामने वाली भुजा बराबर भुजा सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब बताओ अगर AD और BD बराबर तो BD के सामने अगर ये 2 अल्फा है तो AD के सामने ये भी पूरा 2 अल्फा होगा, और 2 अल्फा में से अल्फा का डॉग क्या आएगा, अल्फा आएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल क्या होता है, 180 होता है ना। तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर 180, ठीक है। अच्छा मैं इसमें एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी, ठीक है। देखो कभी कभी एग्जाम में टाइम एकदम थोड़ा सा बचा रहता है और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, और उसमें अगर मान लीजिए आपको तुक्का लगाना है, मैं तुक्का वाला आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा बेटा सही भी होता है, ठीक है। आज के बाद से सुन लो, कभी भी किसी त्रिभुज में कभी भी किसी, जैसे ये मैंने त्रिभुज बनाया था, ये बनाया था ना, ठीक है। ये जो मैंने फिगर बनाया था बेटा ABD और इसको C कह दिया था, ये बताओ इसमें तुम्हें कोई भी कोण का मान पता था क्या, किसी भी एंगल का मान पता था क्या, किसी भी एंगल का मान नहीं पता था ना। आपको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि कोई एंगल 90 डिग्री, अगर क्वेश्चन में ये दिया गया कि कोई कोण 90 डिग्री है तो वहां पे ये नहीं लग पाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी ना दिया रहे, ये ना दिया रहे, मतलब इस त्रिभुज के अंदर आपको किसी भी तरह से किसी भी तरीके से आपको किसी भी एंगल का मान ना पता रहे, तो समझ जाना कि या तो जो भी मतलब जिस भी एंगल की वैल्यू पूछी, जैसे इसमें अल्फा पूछा गया था, तो जिस भी एंगल की वैल्यू पूछी गई या तो उसका आंसर 36 डिग्री आएगा, या तो 72 डिग्री आएगा बेटा, या तो 108 डिग्री आएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, बात समझ में आ रही है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई भी एंगल का मान ना दिया रहे, यहां तक ये भी ना दिया रहे कि कोई किसी पे परपेंडिकुलर है या लंब बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहा है, तो समझ जाना कि जो भी एंगल पूछा जाएगा या तो उसका आंसर 36 है, या तो 72 या तो 108, ठीक है। जैसे मान लो ऑप्शन में 36 है, 45 है, 68 है, 82, तो किस पे आंसर मार दो, 36 पे मार दो। बात समझ में, मतलब 36 के मल्टीपल में ही रहेगा, इस बात की बेटा मैं गारंटी ले रहा हूं। और ये एकदम ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इस पे काम किया गया तब मैं ये सारी बातें आपके साथ कह रहा हूं, समझ गए ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हटा दूं। चलिए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम लोग ने थोड़ी सी बातें पढ़ी, अभी आप लोग को समझ में भी आएंगे। बस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सरकम सेंटर की पोजीशन होती है वो बड़ी वाली साइड के बगल में होती है, नियरेस्ट टू द बिगेस्ट साइड होती है, और जो ऑर्थो सेंटर पोजीशन होती है वो नियरेस्ट टू द बिगेस्ट एंगल होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं, और बेटा राइट एंगल ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर आपसे जब भी क्वेश्चन आता है राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम टाइम बेटा राइट एंगल ट्रायंगल से ही पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज से ही पूछा जाता है बेटा। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी निकल के आपके सामने आएंगी
जो कि आपको एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए। अगर याद होंगी तो भैया फटाक से क्वेश्चन कर लोगे, नहीं याद होंगी तो फिर भटकते रहना, और क्या ही करोगे फिर। क्लियर है? चलिए आइए बच्चों को मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा हूं। आ जाओ मेरे भाई। बच्चे जितने भी बच्चे क्लास करते रहते हैं वो बेटा एक बात ध्यान रखा करो कि हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो, कुर्सी मेज पे बैठ जाया करो, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिस्तर पे लेट के पढ़ाई करोगे तो उतनी अच्छे से पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी, ना ही उतने अच्छे से नोट्स बन पाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लिखते जाया करो, सारी चीजें समझते भी जाया करो और लिखते जाया करो, जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर होती जाए साथ का साथ। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पहली बात तो ये खासियत होती है कि इसका एक एंगल, वन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। मतलब कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री के तो गारंटी बराबर होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये खासियत होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, आप देखिए 90 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहा है। अब आगे की मैं बात कर लेता हूँ। 90 डिग्री के सामने वाली साइड बेटा हाइपरटेनियस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपरटेनियस। अगर हिंदी में मैं कहूं तो हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एंगल सी, ये सी को मैं थीटा एंगल मान लेता हूं, जो सी है इसको मैं थीटा एंगल मान लेता हूं, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर बोले तो लंब कहलाता है। ठीक है, और जो बाकी का बच गया वो बेस बच गया, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस का मतलब क्या होता है? आधार होता है। क्लियर? मैं एकदम बेसिक से बेटा आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की पहली खासियत आपको ये याद रखनी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होना ही होना है। उसका 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने वाली साइड लंब कहलाती है, और बाकी का बच गया आधार। क्लियर है? अब बच्चे, अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसे ख्याल आते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। बच्चे हमेशा इसको लंब ही मान लेते। नहीं बेटा, अगर मान लो इसको ये थीटा में हटा दूं यहां से, इसको अल्फा मान लूं, तो अब लंब ये हो जाएगा बेटा, अब लंब ये हो जाएगा और ये अब आधार का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब जिस एंगल के सामने वाली साइड देखोगे वही हमेशा लंब होगा। कहने का मतलब बेटा ये है कि लंब और आधार अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। जो परपेंडिकुलर और बेस है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहते हैं, लेकिन कर्ण अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा एक थ्योरम आती है, बहुत ही फेमस थ्योरम है, जो मैथ कभी नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी याद रहती, पता नहीं कैसे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम, बच्चे कह रहे हैं ये पाइथागोरस की हिंदी बता दीजिए। नहीं बेटा, अब ये कोई पाइथागोरस रहे होंगे, उनके मम्मी पापा ने उनका नाम पाइथागोरस रख दिया तो उनका नाम पाइथागोरस ही कहलाएगा, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, पाइथागोरस कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ना मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, बोले तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम क्या उतनी बात जानेंगे जितनी हमारी ज्योमेट्री में काम की बात है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे जो एच है, जो कर्ण है, वो सबसे बड़ी साइड है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा बेटा देखो, मैं आपके सामने बहुत बार ट्रिपलेट नंबर का नाम लेता हूं। किसका नाम लेता हूं? ट्रिपलेट नंबर का। और जब भी ट्रिपलेट नंबर का नाम लेता हूं तो कह देता हूं कि ट्रिपलेट नंबर हमेशा कहां लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। कहां लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो आज उस ट्रिपलेट नंबर के बारे में बता ही दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखो ट्रिपलेट नंबर के कुछ पेयर होते हैं, वो पेयर याद रखना, तो उससे क्वेश्चन करने थोड़े से आसान हो जाते हैं। जो ट्रिपलेट नंबर में पहला पेयर होता है वो बेटा 3 4 5 होता है। क्या होता है? 3 4 5। ठीक है, अगला पेयर होता है 5 12 13, 5 12 13। ठीक है, अगला पेयर होता है 7 24 25, 7 24 25। ना मेरे भाई, ठीक है, अगला चौथा पेयर होता है 8 15 17, 8 15 17 ना, और जो अगला पेयर होता है वो होता है 20 21 29। तो बच्चे कह रहे हैं क्या इतने ही पेयर होते हैं? क्या? नहीं मेरे भाई, ये इतने ही पेयर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर आप इतने पेयर भी याद रखो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट नंबर जो लगता है बेटा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। और पहला ट्रिपलेट नंबर का पेयर क्या होता है? याद करना बहुत आसान है, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 20 21 29। क्लियर है? ठीक है, अब बच्चे कह रहे थोड़ा सा इसको समझा दीजिए।
बेटा जैसे ये 3 4 5 है, तो इसमें बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5 है। तो ये जो 5 है ना, एक कर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा? कर्ण का काम करेगा। तो 5 हमेशा यहां पाया जाएगा, 3 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, 4 यहां भी हो सकता है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होगा। मतलब 3 4 अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन 5 हमेशा कहाँ होगा? वो कर्ण के स्थान पे होगा। जैसे 5 12 13 में 13 हमेशा यहाँ होगा, 5 12 अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। 7 24 25 में 25 हमेशा यहाँ होगा, 7 24 अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। तो ट्रिपलेट नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया बच्चों को? क्लियर है सबको? ठीक है। तो ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? ट्रिपलेट नंबर कुछ नंबर होते हैं। अच्छा देखो, आप सुनो मेरी बात। कभी कभी ट्रिपलेट नंबर ऐसे बन जाते हैं, जैसे मान लो ये जो 3 4 5 है, 3 4 5 को मैं 2 से गुणा कर दूं, तो 3 का 2 से गुणा कराओगे 6 आएगा, 4 का 2 से गुणा कराओगे 8 आएगा, 5 का 2 से गुणा कराओगे 10 आएगा। तो ये जो 6 8 10 है ना बेटा, ये भी ट्रिपलेट नंबर है। जो 6 8 10 है ये भी क्या है बेटा? ये भी ट्रिपलेट नंबर है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो और मान लो कोई भी त्रिभुज दिया हो, मान लो कोई भी त्रिभुज दिया हो और उसमें इस तरह से साइड दी हो, तो ये तीनों साइड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर बेटा किसी से कट रहा हो, अगर किसी से कट रहा हो तो काट के देख लिया करो, क्योंकि अगर कटने के बाद मान लो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 20 21 29 टाइप का नंबर बन जाता, तो समझ जाना वो हमेशा कैसा होगा बेटा? वो हमेशा ट्रिपलेट नंबर ही बनाएगा। क्लियर है? और एक बार ट्रिपलेट नंबर आपको याद हो गए तो इसका एप्लीकेशन कितने जबरदस्त तरीके से किया जा सकता है ये मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर है? अब थोड़ी सी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आगे की बात कर लेता हूं। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया की बात करूं, एरिया राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, वो तो बहुत ही आसान है, हाफ पी इंटू बी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा भाई? हाफ परपेंडिक, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है भाई। क्लियर है? ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ये हो जाएगा। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। हटा दो मेरे भाई, चलिए हटा देता हूं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थोड़ा सा इन रेडियस, सरकम रेडियस, इन सब की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। ये बेटा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। ये ए बी सी हमारा क्या है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब यहाँ पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है? बेस है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक बात मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने आर बराबर कैपिटल आर, मैं सरकम रेडियस अभी निकालना बताने जा रहा हूं आपको। क्या बताने जा रहा हूं? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस बोले तो परित्रिज्या, परित्रिज्या मैं आपको निकालना बताने जा रहा हूं। तो बेटा जो सरकम रेडियस का कैपिटल आर का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक ये फॉर्मूला नहीं बताया था, a/2 sin a बराबर b/2 sin b बराबर c/2 sin c, बताया था ना? ठीक है, शुरुआत में बताया था, देख लेना। तो कैपिटल आर का जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने बताया था साइड और उसके सामने वाला अगर एंगल पता हो तो आप कैपिटल आर निकाल सकते हो। बताओ ये एच जैसे पता है, मान लो एच पता है, तो एच के सामने बताओ 90 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? h/2 sin 90 नहीं लिख सकते हैं? बोलो। अब बताओ sin 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो r बराबर क्या आ गया? h/2 होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं एक बार, जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया था उस समय। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनियस का क्या होती है? आधा होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस का आधा होती है। क्लियर है? ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनियस का आधा होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ बी से मैं ऐसे एक लाइन खींचूं, बी से एक लाइन खींचूं, तो आप बताओ ये, और ये मान लो ये मिड पॉइंट है, ये मान लो ये डी है, और ये डी हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ये h है तो ये आधा h/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये h है तो ये भी क्या होगा? ये भी h/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा मान लो मैं यहाँ पे प्रकार रखूं, यहाँ पे प्रकार रखूं, और प्रकार रख के यहाँ ये वाली लंबाई ले लूं, ये वाली लंबाई ले लूं, और एक सर्कल बनाने की कोशिश करूं, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा ना? ऐसा बनेगा ना? ठीक है। तो आप बताओ, अगर मैं कहूं ये h/2 मैंने लंबाई ली थी, तो आपको पता है कि ये भी r है, इसका मतलब, और ये भी r है, और ये भी क्या है? r है। क्लियर है? ठीक है। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनियस का आधा होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस होती है वो कर्ण का आधा होती है। तो इसका मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मिड पॉइंट है और यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना और यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो, तो अगर ये h/2 होगा, ये h/2 होगा, तो गारंटी ये भी क्या होगा बेटा? h/2 होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा।
और ये प्रॉपर्टी केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग सकती, कहाँ लग सकती, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग सकती है। ठीक है, चलो हटा दो मेरे भाई, हटा दो इसको। अगली बात करता हूँ। अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो इन रेडियस की बात करने जा रहा हूँ। इन रेडियस का मतलब होता है बेटा अंतः त्रिज्या। क्या इन रेडियस का मतलब बेटा क्या होता है, अंतः त्रिज्या। ठीक है, इन रेडियस अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या देखो क्या होता है, अंतः त्रिज्या के लिए मैंने आपको बताया, जैसे मान लो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ 90 बना रहे, क्लियर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है और ये भी क्या स्मॉल आर है। ठीक है, और इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, तो बताइए इनर सर्कल बन गया, और इस सर्कल के रिस्पेक्ट में जो रेडियस होगी उसको क्या कहेंगे, इन रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, इन रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो यही स्मॉल आर की वैल्यू निकालना बताने जा रहा हूँ। तो बेटा स्मॉल आर का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, जो स्मॉल आर का फॉर्मूला मैंने बताया था वो डेल्टा अपॉन एस बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था, बताया था ना। ठीक है, अगर डेल्टा अपॉन एस होता है तो बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में जो अगर मैं डेल्टा त्रिभुज का एरिया निकालू तो क्या होगा, हाफ पी इंटू बी होगा। ठीक है, और एस क्या होगा, एस होता है हाफ पेरीमीटर, बोले तो पी प्लस बी प्लस एच बाई टू होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, और यहां पे मैं स्मॉल आर बराबर पी भी तो है ही है, पी भी तो है ही है, और यहां पे मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूं। रैशनलाइजेशन बोले तो परिमेयकरण, अगर परिमेयकरण करूं तो मैं इस तरह से परिमेयकरण करने जा रहा हूं, p प्लस बी माइनस एच और p प्लस बी प्लस एच। ऐसे ही तो परिमेयकरण होता है कि नीचे x प्लस वाई तो ऊपर x माइनस वाई होता है ना, समथिंग ऐसे ही होता है। ठीक है, p प्लस बी माइनस एच, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये बताओ कि यहाँ पी भी तो है ही है, स्मॉल आर बराबर पी भी तो है ही है, और ये p प्लस बी माइनस एच भी है ना, और डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसमें वो लगाऊं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाऊं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो क्या होगा p प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर होगा। बोलो ठीक है, बात समझ गए। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे मैं लिख दूं p भी तो है ही है और p प्लस बी, ये मैं पूरा प्रूव ही करके आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको प्रूफ सीखने की जरूरत नहीं है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb और माइनस एच स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो बताओ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो बताओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एच स्क्वायर रख सकता हूँ ना। ठीक है, अगर रखूंगा तो क्या होगा, पी बी पी प्लस बी माइनस एच और एच स्क्वायर प्लस 2pb माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, पीबी कट गया, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है सबको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको प्रूफ समझ में आया हो ना आया हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ तो मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, प्रूफ आपको समझ में आया हो ना आया हो, आपको बस ये याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपरटेनियस का आधा होती है, h/2 होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होती है वो p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 होती है। इन रेडियस क्या होती है, p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। बोलो मेरे भैया, क्लियर है सबको। चलो हटा दूं। तो आज के बाद से गांव का हर बच्चा, शहर का हर बच्चा, ठीक है, चाहे रीवा में रह रहा हो चाहे ना रह रहा हो, ये बात ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है बेटा, ये बहुत सारे लोग को नहीं पता होती है, बता रहा हूँ इसलिए याद कर लो। ठीक है, इससे क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आएंगे ना ऐसे ही हवा में उड़ा दोगे। जैसे मान लो मैं कहूँ किसी राइट एंगल ट्रायंगल की किसी राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण 25 है, कर्ण कितना है 25 है, बताओ उसकी सरकम रेडियस क्या होगी, नहीं बता लोगे, बस सीधे 25 का आधा कर दो 12.5। क्लियर है सबको, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये बताओ अभी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस बताई, क्या बताई, p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों बाद इनके पास गया, इन दोनों लोग में लगवा दिया झगड़ा, हम कह लो झगड़ा करो थोड़ा सा, लो लगवा दिए कैसे, अलग अलग करवा दिए, p प्लस बी बाई 2 को अलग करा दिया, माइनस एच बाई 2 करा दिया। क्लियर है। ठीक है,
अच्छा मेरे भाई ये बताओ कैपिटल आर बराबर मैंने क्या बताया था, h/2 बताया था। ये सारे जो रिलेशन आपको निकाल के बता रहे, ये सब याद रखना, बहुत काम की चीज है। स्मॉल आर बराबर p प्लस b/2 और माइनस इसके यहाँ पे कैपिटल आर रख सकता हूँ ना। इस कैपिटल आर को इधर उठा ले आओ तो r प्लस आर हो गया इज इक्वल टू p प्लस b/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू p प्लस b। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितने रिलेशन निकाल दो वो सब याद रखना, बहुत काम के रिलेशन है ये सारे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस और इन रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस और इन रेडियस के योगफल का जो दुगना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस और इन रेडियस के योगफल का जो दुगना होता है वो लंब और आधार के योगफल के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, याद रखोगे बेटा, यार याद तो रखना ही पड़ेगा भाई। आप लोग तो पता नहीं 10-10 लोगों के 10-10 डिजिट के नंबर याद कर लेते हो। नहीं कर लेते हो, कह दो नहीं कर लेते, बिल्कुल कर लेते हो, मुझे पता है ना। ठीक है, आप लोग बेटा 10-10 लोगों के 10-10 डिजिट के नंबर याद कर लेते हो, तो ये सारी चीजें आपके लेके आए, बहुत आराम से याद कर सकते हो। हाँ, लेकिन 10-10 लोगों को 10-10 डिजिट के नंबर याद करना भूल जाओ, ये सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस और सरकम रेडियस के योगफल का दुगना, राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा, बार बार मैं चिल्ला रहा हूं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस और सरकम रेडियस के योगफल का दुगना लंब और आधार के योगफल के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है सबको? चलिए अगली बात करें, चलिए अगली बात करते हैं। एक रिलेशन ऐसे ही डायरेक्ट बता दूं क्या, डायरेक्ट बता दूं, एक रिलेशन ऐसे मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, उसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, चाहूं तो प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन हो गया मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं, और डायरेक्ट ही सुन लो, ज्यादा क्या ही ज्ञान लेके करोगे, नहीं। ठीक है, याद कर लो कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, बोलो तो डेल्टा, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो s-2r इंटू एस के बराबर होता है, s-2r इंटू एस के बराबर होता है। या इसको ये भी याद कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है s माइनस, आपके एग्जाम में इतनी गहरी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए मैं ऐसे ही हवा में बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो पूछा जाएगा वो अच्छे से बता रहा हूँ, जो हवा में जो नहीं पूछा जाएगा उसको हवा में बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो s-2m इंटू एस होता है। ठीक है, या फिर इसको ये भी आप कह सकते हो कि s-h इंटू एस होता है। ये तीनों रिलेशन याद रखना है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू या तो s-2r इंटू एस होगा, डेल्टा इज इक्वल टू s-2m इंटू एस होगा, डेल्टा इज s-h इंटू एस होगा। ठीक है, बच्चे कह रहे थोड़ा सा समझा दीजिए गुरुजी। बेटा देखो, s जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है मेरे लाल, सेमी पेरीमीटर जो s होता है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है मेरे भैया। ठीक है, जो r होता है वो क्या होता है, कैपिटल R, वो सरकम रेडियस होता है मेरे लाल, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस होता है ना। जो स्मॉल m होता है वो शॉर्टेस्ट मीडियन होता है। शॉर्टेस्ट मीडियन क्या होता है, अभी बना के भी दिखा दूंगा। शॉर्टेस्ट मीडियन मतलब सबसे छोटी माध्यिका, शॉर्टेस्ट मीडियन। और जो h होता है वो कर्ण होता है, हाइपोटेनियस या कर्ण होता है। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी मैं दिखा भी दे रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात। जैसे मेरे लाल ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भैया। ठीक है, मान लो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, और ये ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो, जैसे मान लो यहां से मैं एक लाइन ऐसे खींचूं, यहां से एक लाइन ऐसे खींचूं जो सामने वाली साइड को आधे आधे में बांट रही हो, तो बताओ ये शॉर्टेस्ट मीडियन का काम करेगी कि नहीं करेगी भाई, ये मीडियन का तो काम करेगी ना। तो यही होता है, मतलब जहां पे 90 बना रहा है, जहां पे 90 बना रहा है वहां से मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो सामने वाली साइड को आधे आधे में बांटे, तो वही क्या कहलाती, शॉर्टेस्ट मीडियन। और यही शॉर्टेस्ट मीडियन हमारी कैपिटल R भी होती है। मतलब जो सरकम रेडियस होता है, कहने का मतलब ये है कि जो सरकम रेडियस होता है वही बेटा शॉर्टेस्ट मीडियन होता है, समझ गए ना। ठीक है, कभी भी अगर शॉर्टेस्ट मीडियन करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो शॉर्टेस्ट मीडियन से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना, शॉर्टेस्ट मीडियन क्या होता है, सरकम रेडियस ही होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के जो सरकम रेडियस होता है, परित्रिज्या होती, वही सबसे छोटी माध्यिका होती है, वही सबसे छोटी क्या होती है, माध्यिका होती है। क्लियर है सबको, याद रखोगे, बोलो मेरे भैया। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन कराऊं क्या? चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको और अच्छा लगेगा। हटा दूं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एस बराबर, एस मतलब हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एस बराबर 126 है। शॉर्टेस्ट मीडियम स्मॉल एन, शॉर्टेस्ट मीडियम बोले तो 56, ये एम का मतलब शॉर्टेस्ट मीडियम है, ठीक है। शॉर्टेस्ट मीडियम 56 है, तो आपको डेल्टा बताना है। क्या बताना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताओ क्या होगा इसका सोल्यूशन? सब लोग जानते हो कि डेल्टा इज इक्वल टू, अभी ये मैंने बताया था, एस इंटू एस माइनस 2m। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो भाई, ठीक है। एस इंटू एस माइनस 2m बताया था ना, ये तो बताया था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एस कितना है? 126 है। एस कितना? 126 है, -2 इंटू 56, 56 दूना 112, 126 गुणे 126 में से 112 गया, कितना बचा? 14 बचा। 126 गुणे 14, और 126 गुणे 14 कितना होगा? 1764। कितना होगा? 1764। मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया? 1764 आ गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एस डेल्टा होता है, एस इंटू एस माइनस 2m होता है, या एस इंटू एस माइनस 2r होता है, ठीक है। ये सब बात याद रखोगे, एस इंटू एस माइनस एच अपॉन इंटू एस होता है, ये बात ध्यान रखोगे तो अभी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलो, बात समझ में आ रही है? कितने मिनट का हो गया? कितने मिनट का हो गया ना? हा? तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल की क्लास में मैं राइट एंगल ट्रायंगल पूरा आपको करा दूंगा ना, ठीक है, क्योंकि एक दिन में तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं खत्म हो पाएगा, ठीक है। अगली क्लास में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, खुश रहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।